ऐसे मान लीजिए उसमें आंखों की पूरी रोशनी चली जाती है, या किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें लिम्ब उनका नहीं रहा, इस ऐसी उन्होंने 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया है, तो जो भी उनकी इनकम है उस इनकम के हिसाब से उनको एक कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। कभी भी कोई भी जना पॉलिसी ले तो वो ये ज़रूर समझे कि इस पॉलिसी में क्या नहीं कवर्ड है। किसी भी रीज़न से वहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा, वो किस तरीके से पॉलिसी के आपके क्या कंडीशंस हैं, किस तरह से आपने ली है, क्या सम इंश्योर्ड्स हैं, क्या कवरेजेस हैं, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। अभी कुछ पॉलिसीज़, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऐसे भी प्लान आए हैं जिसमें वो एक राइडर के फॉर्म में पर्सनल एक्सीडेंट राइडर भी दे रहे हैं। तो बेसिकली जैसा कि हम समझ भी रहे हैं कि ये दोनों पॉलिसीज़ अपने अपने तरह के कवर हैं और अपने अपने तरह के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सीडेंट्स कभी वार्निंग देकर नहीं आते। एक छोटा सा स्लिप, रोड मिसहैप या वर्क प्लेस इंजरी कई बार फिजिकल के साथ साथ फाइनेंशियल स्ट्रेस भी दे जाता है। इसी एक्सीडेंटल कवरेज को लेकर आज पॉलिसी समझा करो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमंग अग्रवाल, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर, जो हमें बताएंगे कि आखिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, कौन कौन सी सिचुएशन में इसमें ये कवर होता है। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने एक्सीडेंटल कवरेज की बात करी है, तो ये जो एक्सीडेंटल कवरेज है ये नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस से कितना अलग है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस को कॉम्प्लीमेंट करता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तब ट्रिगर होता है जब एक्सीडेंट हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए एक्सीडेंट का होना। अच्छा। यदि कोई भी जने ने पॉलिसी ली हुई है जिसमें एक्सीडेंटल पॉलिसी उन्होंने अलग से ली है और एक हेल्थ पॉलिसी ली है, हेल्थ पॉलिसी के अंदर भी एक्सीडेंटल कवरेज मिलता है जो डे 1 से कवर होता है। उसके अंदर आपके हॉस्पिटल बिल्स कवर होते हैं। सपोजिंगली किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट के हो जाने से उनके जो भी ट्रीटमेंट्स होंगे उस हॉस्पिटल के अंदर वो कवर होते हैं। लेकिन एक्सीडेंटल पॉलिसी उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। इसके अंदर यदि एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो जो सम इंश्योर्ड असाइन किया गया है वो सम इंश्योर्ड भी उनके फैमिली को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कवरेजेस हैं जैसे किसी रीज़न से उनके एक्सीडेंट में उनके हाथ या पैर काम नहीं कर पाते हैं, आँखों की भी रोशनी चली जाती है जिसकी वजह से वो अपने व्यवसाय में जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, तो वो पैसा भी उनको मिलता है। वो पैसा वो लमसम ले सकते हैं, अलग अलग तरह से ले सकते हैं, बट ये सारी सुविधाएं एक नॉर्मल हेल्थ पॉलिसी में नहीं होती। इसलिए हेल्थ पॉलिसी ट्रीटमेंट कवर करती है और एक्सीडेंटल पॉलिसी आपकी इस तरह की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को भी कवर करती है। तो ये जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं ये एक्सीडेंटल कवरेज नहीं कवर करता है? बिल्कुल करते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया हेल्थ इंश्योरेंस, नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस एक्सीडेंटल कवर देते हैं, डे 1 से देते हैं, बल्कि मैं कहूँगा उसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। एक्सीडेंटल कवर आपको डे 1 से मिलेगा, लेकिन उसमें मिलेगा क्या? उसमें ट्रीटमेंट मिलेगा। एक एग्जाम्पल से समझें, कोई बुजुर्ग है जो रोड पर जा रहे हैं, उनका यदि एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने से उनके स्पाइन में या किसी भी चीज़ में कोई इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से उनकी सर्जरी होनी है। उस सर्जरी का खर्चा लगभग 2 लाख रुपए आता है। वो 2 लाख रुपए उनकी हेल्थ पॉलिसी कवर करेगी, लेकिन वो यदि 3 महीने 2 महीने किसी रीज़न से अपने ऑफिस नहीं जा पाते, अपने काम को नहीं कर पाते, जो उनको फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आती है वो नॉर्मल हेल्थ पॉलिसी कवर नहीं करती है। उसके लिए आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना होता है। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस का सब्स्टिट्यूट है, वो कॉम्प्लीमेंट करता है। यदि आपने दोनों कवरेज लिए हैं तो आपने अच्छा इंश्योरेंस प्लान चुना है। तो क्या आपके पास कोई डेटा है? मैं चाहूँगी जानना कि अगर आपके पास कोई डेटा है कि इंडिया में कितने सारे एक्सीडेंट जो हैं, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, कोई डेटा है आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि पहले एक्सीडेंट्स रेयर एक्सीडेंट्स कहा जाता था। अभी जिस तरह का फास्ट लाइफ स्टाइल है, हम लोग धीमे धीमे करके इस तरह के चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं जिसमें कि एक्सीडेंट्स के होने के खतरे ज़्यादा हैं। ज़्यादा व्हीकल्स का रोड पे आना, 2 व्हीलर्स का ज़्यादा आना। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का यदि मैं डेटा कोट करूँ तो लगभग 1.75-1.77 लाख लोगों की लास्ट ईयर सिर्फ एक्सीडेंट से डेथ हुई, जिसमें 48% लोग 2 व्हीलर्स जो चलाते हैं उन लोगों की सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। इसका मतलब यदि हम डेटा वाइज देखें तो लगभग एक दिन के अंदर 400 से 500 डेथ सिर्फ एक्सीडेंट से हो जाती हैं। वहाँ पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अब एक चॉइस नहीं है, मुझे लगता है अब एक ज़रूरत है कि यदि उन जने के पास वो सुविधा है तो वो अपने आप को फाइनेंशियली भी और वो चीज़ों से बेटर करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि यदि इंश्योरेंस के डेटा पर भी हम जाएं तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है उसमें से लगभग 60% लोग एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की तरफ भी ऑप्ट करते हैं। तो एक्सीडेंटल जो कवरेज है वो किन किन सिचुएशंस को कवर करता है? लाइक हॉस्पिटलाइजेशन होना या फ्रैक्चर या बर्न्स या डिसेबिलिटी, किस टाइप के उनको कवर करता है? जी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को यदि हम समझने की कोशिश करें तो 4 या 5 ऐसी मेन चीज़ें हैं जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर करता है। सबसे पहला है एक्सीडेंटल डेथ।
जो कि एक नॉर्मल हेल्थ पॉलिसी के अंदर नहीं आती। यदि किसी ने कोई भी सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, जो भी उन्होंने लिया है, यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो उस समय पर जो एक्सीडेंटल डेथ का सम इंश्योर्ड है वो उनके नॉमिनी को मिल जाता है। तो ये एक स्पेशल कवर है जो एक्सीडेंटल पॉलिसी में मिलता है। सेकंड होता है जैसे टोटल डिसेबिलिटी। टोटल डिसेबिलिटी मतलब यदि किसी का कोई हाथ किसी रीज़न से कट गया या वो आई साइड लॉस हो गई, तो जिसको इरिवर्सिबल जो परेशानियां हैं, जैसे यदि किसी का लिम्ब कट जाता है तो ऑब्वियसली वो नहीं दोबारा ग्रो कर सकता। तो इस तरह के जो लॉसेज होते हैं जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल लॉस आया, कल को यदि कोई शॉप फ्लोर पे काम करने वाला एम्प्लॉय है और वो अपने हाथ को लूज कर देता है किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, अच्छा। तो वो अपने काम को नहीं कर पाएगा, उसको वो लोग नौकरी पे आगे नहीं रख पाए। ऐसे समय पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इस समय पर जो सम इंश्योर्ड है वो लमसम अमाउंट में भी उनको मिलता है। इसके अलावा जैसे पार्शियल लॉस, सपोजिंगली पार्शियल लॉस में कोई फ्रैक्चर हो जाता है, 2 महीने 3 महीने के लिए वो जना काम नहीं कर पा रहा है, उस तरह के सिचुएशंस भी इसके अंदर कवर होते हैं। तीसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट कवरेज है वो जैसे कि बच्चे की पढ़ाई की वजह से EMI प्रोटेक्शन, वो सारी चीज़ें आपको इसके साथ में मिलती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कवर जब आप काम करने के लिए नहीं उपलब्ध हैं उस समय के भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने में मदद करता है। डॉक्टर उमंग, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि एक्सीडेंट के बाद जो मेडिकल बिल्स ही इशू नहीं होते, कई बार आपकी जो सैलरी इनकम है वो भी रुक जाती है क्योंकि आप बिल्स भरते रहते हैं, तो ये जो एक्सीडेंटल कवरेज है इस फाइनेंशियल गैप को कैसे फुल करता है? जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में हम एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई एक 40 साल के जने हैं जो अपने काम करने के लिए ऑफिस जाते हैं, किसी भी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अभी वो एक्सीडेंट में उनका फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर में वो 2 महीने के लिए डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट बोल दिया। अब 2 महीने के लिए हो सकता है कि वो ऐसी जॉब में प्रोफाइल में हो जहाँ पर कि कंपनीज या तो उनको सैलरी नहीं दे रही हैं या वो पेपर डे पर हैं या इस तरह का कुछ भी है जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ। ऐसे समय पर ये पॉलिसी, एक्सीडेंटल पॉलिसी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो कि नॉर्मल हेल्थ पॉलिसी नहीं करती। तो जैसे जो ये सपोज उन्होंने 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया है, तो जो भी उनकी इनकम है उस इनकम के हिसाब से उनको एक कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का एक बेनिफिट है। तो फॉर एग्जांपल जैसा आपने कहा कि EMI चलती हैं, चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके इनकम से ही कनेक्टेड हैं, तो उसी इनकम में ये पॉलिसी सपोर्ट करती है। परमानेंट डिसेबिलिटी और टेम्परेरी डिसेबिलिटी में कितना फ़र्क है और कवरेज इसमें किस तरीके से काम करता है? जी, परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब होता है कोई भी इस तरह की परेशानी जो रिवर्सिबल नहीं है, जैसे कि किसी की आई साइट कंप्लीटली चले जाना किसी एक्सीडेंट से। हमने दिवाली में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। दिवाली का यदि मैं डेटा कोट करूं तो दिवाली वाले दिन स्पेशली इस एक्सीडेंटल के लिए एक दिन के अंदर 20,000 से 30,000 केसेस पैन इंडिया बेसिस पर रजिस्टर होते हैं बिकॉज ऑफ क्रैकर बर्स्टिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। उस पर्टिकुलर समय में हो रहे एक्सीडेंट्स, ऐसे मान लीजिए उसमें आंखों की पूरी रोशनी चली जाती है या किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें लिम्ब उनका नहीं रहा, इस ऐसी परेशानी एक्सीडेंट से आना जो रिवर्सिबल नहीं है वो आपका परमानेंट डिसेबिलिटी में आता है। टेम्पररी डिसेबिलिटी मतलब ऐसी परेशानी जो ठीक हो सकती है, जैसे आपके एक्सीडेंट्स हो गए या शॉर्ट सर्वाइकल इंजरीज हैं या ऐसी कोई भी इंजरीज हैं जो वापस आ सकती हैं, वो पर्टिकुलर को हम आपका टेम्पररी डिसेबिलिटी के अंदर कैटर करते हैं। दोनों को ही अलग अलग तरह से इस पॉलिसी के अंदर कंसीडर किया जाता तो है। कैसे ये दोनों में कैसे अलग तरीके से काम करता है? अगर एक्सीडेंटल कवरेज की मैं बात करूं तो दोनों में अलग अलग तरीके से ये कैसे काम करेगा? देखिए, जैसे परमानेंट डिसेबिलिटी में जो भी आपका सम इंश्योर्ड है वो सम इंश्योर्ड को आपको पूरा का पूरा या तो लमसम की तरह से, फॉर एग्जांपल 5 लाख का पॉलिसी है तो 5 लाख का आपको लमसम अमाउंट भी पे किया जा सकता है, उसको इंस्टॉलमेंट में भी पे किया जा सकता है, वो एज पर फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाता है। सिंस द पर्सन इज अलाइव, तो ऐसे में जो क्लेम सेटल होता है वो उस जने को सेटल होता है जिन्होंने भी पॉलिसी ली हुई है। लेकिन टेम्पररी डिसेबिलिटी में कैलकुलेशन भी रोल प्ले करती है कि किस कारण से एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से टेम्पररी डिसेबिलिटी आई और अब ये डिसेबिलिटी कितने दिन तक रहने वाली है, क्या ये 10 दिन में ठीक हो जानी है, 15 दिन में, तो जितने भी दिन की वो परेशानी है उतने दिन के हिसाब से जो सम इंश्योर्ड उन्होंने असाइन किया है उसको कैलकुलेट करके फिर वो कंपनसेशन दिया जाता है। अच्छा, जैसे कुछ लोग ना पॉलिसी ले लेते हैं लेकिन उनके टर्म्स नहीं पढ़ते हैं और कुछ हिडन पॉइंट्स होते हैं वो भी स्किप कर देते हैं, तो वो कौन से हिडन पॉइंट्स हैं जो स्किप कर देते हैं लोग? देखिए, पॉलिसी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंस आप लोग इतना अवेयरनेस पूरा बता रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कोई भी जना पॉलिसी ले तो वो ये ज़रूर समझे कि इस पॉलिसी में क्या नहीं कवर्ड है। जैसा कि हम यदि एक्सीडेंट में भी देखें तो यदि कोई ड्रंकन पर्सन है, इंटॉक्सिकेटेड है या किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर वो है जहाँ पर कि विलफुल
एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे ट्रेन में भाग करके चढ़ना, यदि उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है जो कि करना सही नहीं है, या कोई बहुत ही रिस्की एडवेंचर स्पोर्ट करना, इस तरीके की चीज़ें पॉलिसी के अंदर एक्सक्लूजन के अंदर आती हैं। अच्छा। यहाँ पर आपको एक्सीडेंट होने पर भी कवर नहीं मिलेगा। आपको कवर तभी मिलेगा जब आप बेसिकली जो नॉर्मल एक्सीडेंट्स जो कि पर्सन के कंट्रोल में नहीं थे और वो हो गए, मतलब नेचुरल एक्सीडेंट्स जो हैं। जी, मतलब अगर हमने बंचिंग जंपिंग करने चले गए और वहाँ एक्सीडेंट हो गया तो वो कवर नहीं होगा। करेक्ट, तभी आपसे पहले ही डिक्लेरेशन ली जाती है कि ये आप आपके कंसेंट से कर रहे हैं। इसीलिए एडवेंचर स्पोर्ट, क्योंकि वो स्पोर्ट्स जो हैं वो एक रिस्की स्पोर्ट्स हैं, उसके अंदर चोट लगने के चांसेस हैं और आप आपके कंसेंट से उस चीज़ को कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो पॉलिसीज़ कवर नहीं करती हैं। अच्छा, ये कुछ अलग था। अगर किसी के पास ऑलरेडी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तब भी क्या एक्सीडेंटल कवर लेना चाहिए? बिल्कुल, आज की डेट में सारे कॉर्पोरेट्स मेडिक्लेम पॉलिसीज़ के साथ, जिसको हम ग्रुप मेडिक्लेम बोलते हैं, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज़ भी लेते हैं। जैसा बताया मैंने आपको कि ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी और ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। उनके एम्प्लॉयज़ वर्क अपने घर से ऑफिस तक आते हैं, उनके ना आने से फाइनेंशियल लॉस तो उस जने को हो रहा है जो एम्प्लॉय है, बट उस कंपनी का भी लॉस होता है। तो वो चाहते हैं कि जो एटलीस्ट एम्प्लॉयज़ हैं एज एन एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम, वो उस तरीके के कवरेजेस उनको दें। तो ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज़ भी ली जाती हैं जो कि ग्रुप मेडिक्लेम के साथ ही कॉर्पोरेट्स परचेस करते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में एक्सीडेंट के तुरंत बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या स्टेप्स जो है इंपॉर्टेंट हैं जो हमें मेक श्योर कर लेने चाहिए? जी, सबसे पहले तो जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट में यदि किसी भी रीज़न से कोई पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं थी लेकिन आपको पुलिस को इन्फॉर्म करनी चाहिए, तो वहाँ पे इमीडिएटली आप एफआईआर करा सकते हैं। अच्छा। आपके साथ के जो जने हैं, यदि आप जो जिन्होंने पॉलिसी खरीदी है उनके ज़्यादा चोट लग गई है, तो जो नियर फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो वहाँ पर एफआईआर करा सकते हैं। सेकंड, जो भी कोई लोकेशन है वहाँ पर से कुछ एक इंसिडेंट का बेसिकली फ़ोटोज़ या वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी ले जी जा सकती है जो ये प्रूव करे, सब्सटेंशिएट करे कि ये एक्सीडेंट नेचुरली या नॉर्मली तरीके से हुआ है। थर्ड, बेसिकली एक पर्टिकुलरली टाइमली इंटीमेशन नॉर्मली एक्सीडेंटल केसेस में हो जाता है क्योंकि उसमें इमीडिएट इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, बट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी आपको तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना होता है विद इन 24 to 48 आवर्स कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन आई है, जिससे कि वो उस चीज़ को प्रोसेस कर सकें। और वो रिक्वायरमेंट्स जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के, देखिए होगा क्या, जब भी एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट होने के बाद सबसे पहले आपका मेडिकल कवरेज भी ट्रिगर होगा, क्योंकि आप किसी भी रीज़न से वहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। वो किस तरीके से पॉलिसी के आपके क्या कंडीशंस हैं, किस तरह से आपने ली है, क्या सम इंश्योर्ड्स हैं, क्या कवरेजेस हैं, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। बट इमीडिएटली आपको जीपीए की पॉलिसी जो या पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो है उसमें भी आपको इंटीमेशन देना होता है, जिससे कि यदि आपको टेम्पररी लॉस या परमानेंट लॉस किसी भी तरह का कोई क्लेम लेना है तो वो आपको मिल सके। मैं वापस से उस सवाल पे जाऊंगी जहाँ पे मैंने कहा था कि पॉलिसी ले लेते हैं लेकिन टर्म्स समझते नहीं है। तो आपके पास कोई ऐसा केस आया है जहाँ लोग पॉलिसी तो ले लेते हैं लेकिन पूरी तरीके से समझते नहीं है, फिर कोई चीज़ें मिस हो जाती हैं, फिर उन्हें समझाने में बहुत टाइम लगता है? बिल्कुल, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि मेरे एक जानकार है, उन्होंने मुझसे समझने की कोशिश करी कि मैं यदि एक्सीडेंटल पॉलिसी ले लूँ केवल, लेकिन मैं मेडिकल पॉलिसी ना लूँ, क्योंकि उनको किसी ने समझाया कि केवल एक्सीडेंट पॉलिसी लेने से भी सारे पैसे इस तरीके से करके आपको मिल जाते हैं। तो हमें समझना होगा कि देखिए कितना छोटा सा डिस्कशन कितना बड़ा मिसकंसेप्शन बन गया। एक्सीडेंटल पॉलिसी ले लेने का ये मतलब नहीं है कि आप आपका मेडिकल कवर ना लें। अच्छा। हाँ, क्योंकि नॉर्मली और उल्टा भी है, ऐसा भी नहीं है कि आपने मेडिकल कवर ले लिया जिसमें सबसे ऊपर लिखा होता है कि एक्सीडेंटल कवर आपने ले लिया है तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बेसिकली जैसा कि हम समझ भी रहे हैं कि ये दोनों पॉलिसीज़ अपने अपने तरह के कवर हैं और अपने अपने तरह के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसा मैंने उनको, जब हमारा डिस्कशन हुआ और मैंने उन्हें गाइड करा कि ये पॉलिसीज़ सेपरेट पॉलिसीज़ हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स भी और जो कवर्स हैं वो भी सेपरेट हैं, तो उनको समझ में आया। तो ये छोटी सी चीज़ें थी जो शायद वो मिस कर जाते तो फिर उनको मेडिकल पॉलिसी लेने में बाद में दिक्कत हो सकती थी। तो जो लोग नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस अपनी पॉलिसी लेने जाते हैं तो वो चीज़ें, जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में ही ये बात करी, तो एक्सीडेंटल कवरेज उसमें कई पॉलिसी में मेंशन होता है या हमें अलग से ऐड करवाना होता है वो चीज़, या फिर हमें अलग से ही लेना पड़ता है एक्सीडेंटल कवरेज? जी, अभी कुछ पॉलिसीज़, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऐसे भी प्लान आए हैं जिसमें वो एक राइडर के फॉर्म में पर्सनल एक्सीडेंट राइडर भी दे रहे हैं ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी के साथ। उसका सम इंश्योर्ड एक मिनिमल सम इंश्योर्ड रहता है, वो आपके उसी तरीके का जो जैसा भी आपका पॉलिसी डिज़ाइन है वो आपको बेनिफिट देता है।
बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि यदि आप अपने लिए स्पेसिफिकली आपके वर्क को समझते हुए, आपके डेली लाइफ को समझते हुए, यदि आपका ट्रांजिट है, आप रिस्की प्लेसेस पे जा रहे हैं तो ज़रूर से, जैसा यदि कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से समझें तो जो आज की डेट में गिग वर्कर्स हैं, उनका गिग वर्कर्स का काम या पूरा टाइम अपना टू व्हीलर पे जाना, सामान को डिलीवर करना है, उनके लिए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी मैंडेटरी है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि वो पूरे समय पर उस रिस्क के साथ काम कर रहे हैं कि उनका कभी भी कुछ भी चीज़ हो सकता है। सेकंड, ऐसे लोग जो शॉप फ्लोर्स पर काम कर रहे हैं, जिनको फैक्ट्रीज़ में काम करना है, मशीन्स के साथ काम करना है, जो एक्सीडेंट प्रोन सिचुएशंस है, उनको हमेशा लेना चाहिए। कुछ वर्कर्स हैं जो मेट्रो कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों को पर्सनल एक्सीडेंट कवर ज़रूर लेना चाहिए। तो हमें ये समझना है कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर हमारे लिए अब एक जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ एक बेसिकली वांट नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ नीड नाउ। मेरे मन में एक सवाल आया आउट ऑफ दिस कि बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए मतलब मीडियम लेवल का बंदा है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब मुझे नहीं पता उसने कितने का कवरेज लिया हुआ है ना, कितना फाइनेंस उसने जो है एक्सीडेंटल कवरेज पे ऐड किया है, तो क्या जितना उसने इन्वेस्ट किया है इस पे एक्सीडेंटल कवरेज पे वो पूरा मिलेगा? अगर बाई चांस उससे ज़्यादा आ गया तो वो कहाँ से भरेगा वो पैसा? देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपका जो सवाल है कि यदि उन्होंने मान लीजिए 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया है, तो हमारी पॉलिसीज इंश्योरेंस की सम इंश्योर्ड बेस पे ही काम करती हैं। जब कोई भी जना पॉलिसी को परचेज कर रहा है, उसके सामने वो ऑप्शन आता है कि उनको कितना सम इंश्योर्ड लेना है। मैंने जैसा थोड़ी देर पहले कहा कि अपनी रिस्क को समझते हुए और अपने एक्सपेंसेस को समझते हुए हमें सम इंश्योर्ड डिज़ाइन करना चाहिए। ये पॉलिसीज़ आपके सम इंश्योर्ड बेसिस तक ही काम करती हैं। यदि किसी ने 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया है तो उनको 10 लाख रुपए का ही भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करेगी। वो जो भी उनके और एक्सपेंसेस हैं वो फिर उनको खुद से बेयर करने होंगे। अच्छा, वो खुद से ही बेयर करने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। अब किसी के पास उतना पैसा नहीं, वो कैसे करेगा? जी, तो वो चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए जब आप सम इंश्योर्ड को ले रहे हैं, क्योंकि इसका ना प्रीमियम बहुत ज़्यादा ऐसा सब्सटेंशियली इंक्रीज़ नहीं होता है, तो लोग अपने रिस्क को समझते हुए एडवाइज़र से बात करते हुए, जैसा हम लोग भी कई लोगों को साथ डिस्कशन करते हैं, तो आप अपने एडवाइज़र से बात करके डिस्कशन करके समझ सकते हैं कि आप डेली बेसिस पर कितना आपको सम इंश्योर्ड का रिक्वायरमेंट रहता है, आप उसके हिसाब से लें। बट ये ज़रूर कहूँगा कि जो सम इंश्योर्ड लिया है, मिलना तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से उतना ही है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को एक प्रैक्टिकल एडवाइस दें और कैसे एक्सीडेंटल सेफ्टी और फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस कैसे मेंटेन करके रखना है, उस पर हमारे व्यूअर्स को कुछ आप एडवाइस करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा सारे व्यूअर्स से कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जैसा हमने अभी बताया, भी आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में 3 से 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप समझिए कि आप कभी भी घर से भी बाहर निकल रहे हैं, छोटी सी चीज़ भी रिस्क में आ रहे हैं, तो आपके लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मैंडेटरी है। आप ज़रूर लीजिए, एक अच्छे सम इंश्योर्ड से और अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से लीजिए, जिससे कि आपका क्लेम प्रोसेस होने में समस्या ना आए। सेकंड, आप उसके पॉलिसी टर्म्स कंडीशंस को ज़रूर पढ़िए, उसमें कुछ एड ऑन कवर भी होते हैं, जैसे बच्चे की फ़ीस में भी वो सहायता देते हैं, एम्बुलेंस में भी वो सहायता देते हैं, कुछ किस तरीके का उसका पेमेंट साइकिल है जब आपको कोई परेशानी आती है। इस तरह की चीज़ों को ज़रूर समझिए अपने एडवाइज़र से। और पॉलिसी को लेते समय पर आप ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह की आपकी फैमिली स्ट्रक्चर है, क्या आप खुद अभी बैचलर हैं या आपके वाइफ है और बच्चे हैं, उन सबको कंसिडर करते हुए सम इंश्योर्ड को डिसाइड करिए और आप अपने आप को काफ़ी सुरक्षित और अच्छा महसूस करेंगे। सो वेल, पॉलिसी समझा करो का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच।